जैन दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हमने एक क्वेश्चन लिया है पेपर थर्ड पार्ट ए से, जो कि है GIS। GIS यानी हिंदी में बात करें तो भौगोलिक सूचना तंत्र या प्रणाली। आज हम लोगों ने एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिया है। यदि आप चाहें तो इसे 6 मार्क्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि यह क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो उसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं 3 नंबर में किस प्रकार पूछा जाएगा। तो 3 नंबर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केवल आपसे GIS लिखकर छोड़ देगा और आपको 3 प्रमुख बिंदु इसके लिखने होंगे। यदि यही क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि GIS की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इनके अनुप्रयोगों को समझाइए। ठीक है, तो इस तरीके से 6 मार्क्स में आ सकता है। यदि कभी बोल दे कि अनुप्रयोग को हटा के उनकी विधियों को स्पष्ट कीजिए, पूछ सकता है इसमें। ठीक है, यदि विधियों को भी हटा दे तो ये बोल सकता है कि अवधारणा स्पष्ट कीजिए और भारत के संदर्भ में प्रासंगिकता बताइए। तो इन सभी क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन में मैंने समाहित किया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। GIS यानी भौगोलिक सूचना तंत्र। स्टार्टिंग करेंगे जैसा हम लोग क्वेश्चन में करते हैं कि सबसे पहले एक छोटा सा उसका डिफिनेशन बना लेते हैं, परिभाषा बना लेते हैं, इसके बाद आगे लिखना प्रारंभ करते हैं। तो है क्या? तो यह एक उपकरण या युक्ति है, डिवाइस। ठीक है, क्या है? एक डिवाइस है, युक्ति है, उपकरण है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे जिसके माध्यम से हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचनाओं के साथ एकीकृत करके आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण एवं निरूपण किया जाता है। इसके विकास को निम्नानुसार समझा जा सकता है। तो इस तरीके से इसकी एक छोटी सी ऊपर डिफिनेशन लिख लेंगे जो आपको 3 मार्क्स में भी काम आएगी। ठीक है, 3 मार्क्स में शुरू के 1-2 लाइन आप लिख सकते हैं, नीचे उसके 1-2 प्रयोग जो होंगे वो लिखे जा सकते हैं और 1-2 जो विधियाँ आपको आगे बताई जाएंगी वो 3 मार्कर में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक परिभाषा के माध्यम से इसे समाप्त किया हमने। अभी आगे देखते हैं कि इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। सर्वप्रथम यदि बात करें इसका विकास कहाँ हुआ, तो कनाडा के ओंटारियो शहर में इसका विकास हुआ था, जो पहला GIS बनाया गया था। ठीक है, इनके जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डॉक्टर टॉमिल्सन। क्या नाम था? टॉमिल्सन। टॉमिल्सन इनके वैज्ञानिक का नाम था और इस सिस्टम को कनाडाई GIS के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आप बेसिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। ठीक है, इसके आगे यदि बात करें अवधारणा में ही कि इसके कुछ घटक हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख घटक हैं जो आप आगे लिख सकते हैं। घटक से सीधा तात्पर्य है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं GIS में। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें इस उपकरण में इस्तेमाल की जाती हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समन्वय होता है। तो जाहिर सी बात है कुछ हार्डवेयर इस्तेमाल होंगे और कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे जिससे कि ये काम करेगा। ठीक है, तो हार्डवेयर में बात कर लेते हैं तो वही सभी जो पेरिफेरल्स होते हैं, चाहे आउटपुट हो चाहे इनपुट हो, वो सभी कंप्यूटर के इसमें इस्तेमाल होंगे। कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर होगा, कीबोर्ड होगा, स्कैनर होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी। हार्ड डिस्क होगा स्टोरेज करने के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। आप 3 से 4 पॉइंट लिख के आदि लिखकर समाप्त कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, आप चाहें तो हिंदी में ज़रूर लिखें इसे। यदि हिंदी में पेपर है तो हिंदी में लिखना चाहिए, फिर भी आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, साइंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। देख लेते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो ऑटोकैड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑटो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मैप इन्फो नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। ARC इन्फो इस्तेमाल किया जाता है। QGIS, ILWIS और इसके साथ साथ गूगल मैप का भी भरपूर इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद बात करें मानचित्र की। ठीक है, तो मानचित्र इसमें प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। तो मानचित्र होता क्या है पहले समझ लें। तो मानचित्र एक नक्शों का समूह होता है जिसमें पृथ्वी की सतह की संबंधित जो होती हैं जानकारियाँ, पृथ्वी की सतह से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं वो इसमें दिखाई जाती हैं। तो ये मानचित्र आप इसमें तीसरा घटक लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रतिरूप।
प्रतिरूप क्या होता है? वही कॉपी, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराना डाटा होता है, उसको नए रूप में समूहीकरण करना ही आपका प्रतिरूप कहलाता है। तो इस तरीके से आप घटक लिख सकते हैं, 4 इसमें प्रमुख घटक हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा घटक, आपके अवधारणा में ये भी आ जाएगा, आप इनिशियल में लिख सकते हैं। चलिए अभी आ जाते हैं अनुप्रयोगों पे। तो हमारा जो GIS है उसके अनुप्रयोगों को किस प्रकार लिखा जा सकता है देख लेते हैं। तो इनके अनुप्रयोगों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। तो आप साइड में इस तरीके से एक एरो सा बना सकते हैं और सभी एरो के माध्यम से और साइड में अनुप्रयोग लिख लें और आसानी से बता सकते हैं। आप और भी तरीके अपना सकते हैं जो आपको अच्छे लग सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला देख लें, संसाधन प्रबंधन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो भी संसाधन है आपके, जैसे खनिज संसाधन हो गए, उनको ढूंढने में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। संपत्ति के प्रबंधन में, जो अचल संपत्तियां होती हैं उनके प्रबंधन में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुरातात्विक जो कार्य होते हैं खुदाई में, उसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में किया जाता है। शहरीकरण की बात करें, जो आज वर्तमान समय में जो स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें काफ़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अपराधीकरण को रोकने के लिए, अपराधीकरण को रोकने के लिए किस प्रकार से हो सकता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आप किसी विशेष स्थान को चिन्हित कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे अपराधीकरण हो रहे हैं, उन स्थानों को आप मैप में दर्शा सकते हैं। तो वो काफ़ी आपके पुलिस विभाग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और चीज़ें देख ले तो आंकड़ों की स्पष्टता से सही जानकारी, जो आंकड़े होते हैं इसमें काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाए जाते हैं। सही जानकारी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। जो संकटग्रस्त जो प्राणियों की रक्षा हेतु जो यदि बात करें, तो जो संकटग्रस्त वन्य प्राणी हैं हमारे, जिन्हें की रेड लिस्ट डाटा में शामिल किया गया है, उनकी भी सुरक्षा के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ देख लें वन संरक्षण हेतु, वन संरक्षण का भी इसमें काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। वन संरक्षण के लिए भी, कि कितने एरिया में कहाँ हमारे वन हैं, उनका भी आप एक खाका या नक्शा तैयार कर सकते हैं, जिनसे कि आप काफ़ी आसानी से वनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरीके से अनुप्रयोगों को आप लिख सकते हैं 7 से 8 पॉइंट में जो लिख पाएँ आप। ठीक है, ज़रूरी ये है कि आपको समय याद आना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट आप बना लें जो आपको दिमाग में उस टाइम रह जाएं, क्योंकि मेंस में याद रहना ज़रूरी है। बाकी पढ़ने से तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ें आप दिमाग में स्टोर कर लें। ठीक है, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे आपको पूरा GIS कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको GIS। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2 विधियाँ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी चाहिए। पहली हो जाएगी आपकी वेक्टर विधि और दूसरी हो जाएगी रोस्टर विधि। तो वेक्टर विधि की यदि बात करें तो इस विधि में आंकड़ों के मुख्य रूप से 3 रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जो आंकड़े होते हैं उनको 3 तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पहला यदि बात कर लें तो इनमें लाइन होती है। तो लाइनों की यदि बात करें तो किन्हीं 2 क्षेत्रों के मध्य की जो दूरी होती है, तो उनको नापने के लिए क्या किया जाता है, लाइन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लें तो नदी हो गई, रेल मार्ग हो गए, इनके लिए क्या किया जाता है, लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखें बिंदु, तो बिंदु में क्या होता है कि आंकड़े जितना आपस में जुड़ाव, जो आंकड़े होते हैं जिनका आपस में कोई जुड़ाव नहीं होता है, उनके लिए बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाता है। डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्कूल हो गया, घर हो गया, रोड हो गया, इन सब के लिए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। ये वेक्टर विधि में इसको किया जाता है। ठीक है, ये 2 विधियां थी, आपको पता होगा वेक्टर और रोस्टर। तो हम लोग वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें लाइन, बिंदु और बहुभुज। तो बहुभुज में क्या होता है कि जो क्षेत्रफल व परिमाप हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी शहर की सीमा आपको ज्ञात करनी हो, झील की लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करनी हो, जंगल आदि के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, तो बहुभुज का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में क्या होता है कि इस विधि में संपूर्ण विश्व को एक ग्रिड के रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जब ग्रिड के रूप में विभाजित किया जाता है और जो समान आकार के वर्गों से मिलकर बना होता है उसे ग्रिड सेल भी कहते हैं। तो 3 नंबर में आपसे ग्रिड सेल भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखें। पहला आप लिख सकते हैं कि ये GIS से संबंधित है, रोस्टर विधि में इसका प्रयोग किया जाता है और
इसमें होता क्या है कि संपूर्ण विश्व को एक ग्रिड के रूप में विभाजित किया गया है और जो समान आकार के वर्गों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपके इसमें हो जाएंगे। तो ग्रिड सेल भी आप 3 मार्क में लिख सकते हैं। इसमें डाटा को बड़ा करके दिखाया जाता है, क्योंकि जो खराब जगहें होती हैं, जहाँ हम जो मानचित्र बनाते हैं, जो खराब स्थान होते हैं, उनको हम लोग ठीक तरीके से नहीं देख पाते, और बड़ा करेंगे इसमें रास्टर विधि में तो हमको आसानी से वो जगह चिन्हित हो जाएगी कि ये जगह जो है ये खराब है। ठीक है, तो उसका आसानी से पता इसमें लगाया जा सकता है। तो ये हो गई रास्टर विधि। अभी देख लेते हैं भारत के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है इसकी जीआईएस की। ठीक है, तो भारत में इस तकनीक का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है। जैसे आप देख लें, शहरीकरण हो गया, रोड बनाना, कृषि, वनों का आकलन करना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लें, तो भारत में जनसंख्या का चाहे मापन हो, सभी जिलों का मानचित्रीकरण किया जा चुका है वर्तमान में। इसके साथ साथ भारत का जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसमें भी काफ़ी लाभान्वित हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रासंगिकता में लिख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, पर आपको एक लिमिट दी गई है, 300 शब्द आपको इसमें लिखने हैं 15 मार्क्स में। तो आप जितना ज़्यादा हो सके आसानी से इसे कंप्लीट करें। इसके अलावा एक छोटा सा निष्कर्ष देके क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। क्या है इसमें कि निष्कर्षतः यह न केवल आधुनिकता का प्रतीक है, बल्कि समस्त भौगोलिक जानकारियां उपलब्ध कराने में सक्षम है, जिससे नए भारत एवं विश्व का कल्याण निहित है। तो इस तरीके से आप छोटा सा निष्कर्ष, आप अपने तरीके से भी निष्कर्ष को लिख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से है, जैसा मैंने सोचा इसमें लिख दिया है। ठीक है, निष्कर्ष आप अपने तरीके से लिखें जो करंट से टच होता हो, इस जीआईएस के संदर्भ में हो, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपका। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है जीआईएस को। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है मेंस में, ये आपका काफ़ी इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स, 6 मार्क और 15 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन इसमें आएगा जीआईएस में, उसे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स को ध्यान रख लें, 3 नंबर में आपसे सॉफ्टवेयर्स भी पूछे जा सकते हैं कि 3 सॉफ्टवेयर बताइए जो जीआईएस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मानचित्र आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो उसे भी आप आसानी से ध्यान रख लें। ठीक है, और विकास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको बीच में अवधारणा में से डालना होगा और परिभाषा आपको याद रखनी है कि क्या है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जय हिंद।